सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और एवनफील्ड रेफरेंस। अल अज़ीज़िया शुगर मिल्स केस में मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब 26 अक्टूबर तक की समातें मुलतवी कर दी गई हैं। आज मियां साहब को सरेंडर करना था अदालत में और उन्होंने किया भी, और साथ ही साथ जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से अल अज़ीज़िया रेफरेंस की सज़ा को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस पूरी पेशरफ्त के बाद आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल ये बयानियाँ बना रही है कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए कैंडिडेट के तौर पर अपनी मुहिम चलाएंगे। और 21 तारीख को जब वो वापस आए उन्होंने बताया कि किस तरह से वो मईशत में बेहतरी लाएंगे और क्या कुछ आगे वो करने का इरादा रखते हैं। जो माजी का उनका बयानिया था उसको उन्होंने पसे पुश डाला। उन्होंने कहा कि इंतकाम की सियासत हम नहीं करना चाहते और अदालत में मैं सरेंडर करूंगा, कानूनी और लीगल टीम से मेरी मुशावरत चलती रहेगी और जल्द ही ये जो सजाएं हैं ये ना सिर्फ मुअत्तल होंगी, ये केसेस खत्म होंगे, बल्कि जो उनकी नाअहली है वो भी खत्म होगी और फिर वो आगे जाकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और उनकी पार्टी हमें ये बता रही है और मुस्तकिल बुनियादों पर ये कहा जा रहा है कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। वाकई ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? कानूनी तौर पर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं आज की समातों के वो भी समझने की कोशिश करेंगे, जो इसके सियासी असरात हैं उस पर भी बात करेंगे। मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। बहुत ही खास साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान के, हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगाई साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, कराची स्टूडियोज़ में सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। महमूद मौलवी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा है, जबकि जहांगीर जदून साहब भी माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। तो अचकज़ई साहब, सबसे पहले ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपसे। पहला सवाल तो यही है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब 3 महीने बाद इलेक्शन हो, 4 महीने बाद हो, क्या वो प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनने जा रहे हैं या नहीं? ये मुझे नहीं मालूम कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम ने डिसाइड करना है। PMLN को हक़ है कि वो ये बयानिया बनाएं कि प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब चौथे प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन होंगे, मैंडेट आएगा, तो बिलाखिर अवाम का फैसला जो है हतमी होगा। लिहाजा मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और एज मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि सियासी बयानिया की हद तक तो ये बात हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल डिसाइड who will be the next prime minister। अच्छा, तो जान साहब, ये जो इस वक्त कानूनी महाज पर ऐसा लग रहा था मियां साहब की वापसी से पहले कि बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, ये इतना आसान नहीं होगा। 21 को वो वापस आएंगे, पता नहीं बेल मिलती है नहीं मिलती, वो मिल गई, वो आ भी गए, पब्लिक स्पीच भी कर ली, अदालत में सरेंडर भी कर दिया, वहाँ से मजीद रिलीफ भी मिल गया। तो ये हालात उनके मुवाफिक, उनके फेवर में जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या बस ये महज इत्तेफाक ही है और सब कुछ अपने मेरिट पर हो रहा है? देखिए, मेरिट तो ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का। हम निगरान हुकूमत की हैसियत से वो माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें हर सियासतदान को इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब को ये मौका हो कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके और जो माजी में हुआ है उसमें जाए बग़ैर उसके मेरिट और डिमेरिट। आज हमने यकीनी बनाना है कि उस इन्वायरमेंट में कोई भी ये ना लगे कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम कोई बायस कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जो केसेस हैं वो फैसले अदालत ने करने हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार हो के उस माहौल को यकीनी बनाए जिसमें हर सियासतदान जो बड़ा हो या छोटा वो इलेक्शनिंग में जाए। लेकिन जान साहब, फिर ये जो सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मियां साहब वापस आए, अभी वो जहाज़ में थे, बायोमेट्रिक के लिए अदालती अमला वहाँ पर पहुँच गया, तो फिर ये जो ऑप्टिक्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं उस पर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें तो जलसे करने की इजाज़त नहीं मिल रही, हमारे तरक्याती काम रुक गए, नून लीग के साथ रवैया अलग है, हमारे साथ अलग है। तो ये एक हकीकत के तौर पर आप इस आर्गूमेंट को देख रहे हैं या फिर ये भी बस महज एक इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा है, कोई सियासी आर्गूमेंट है? देखिए, पहली बात ये कि एक और गवर्नमेंट थी जिसमें मियां साहब बाहर चले गए थे, वो एक और पार्टी की गवर्नमेंट थी जिसमें बहुत से इश्यूज़ थे जिस पे तबसरा किया जा सकता है, एक जजमेंट दिया जा सकता है एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस हुकूमत ने उनको इस हवाले से फैसिलिटेट करना है कि वो इस मुल्क में आएँ, वो अदालतों को फेस करें और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, चाहे उसको बायोमेट्रिक है, वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करना है, क्योंकि बायोमेट्रिक की बुनियाद पर आप कोर्ट जाएंगे
आपकी आईडी आइडेंटिफाई होगी। तो अगर ये बेसिक आपको फैसिलिटेशन नहीं है तो आप किस तरह कोर्ट्स में जाएंगे? वो एक प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो हमारे CPC जो लीगल हमारा एक रिजीम और टेम्पलेट है उसका तकाजा है। क्या हम एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कोई खुदा न खास्ता गवर्नमेंट का कैंडिडेट है, खुदा न खास्ता क्या हम उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, खुदा न खास्ता ये सारे जो है सियासी यानी एक नैरेटिव तो हो सकती है लेकिन हकीकत से इसका दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी यकीनन इलेक्शन के लिए मैनूवरिंग कर रही है कैंपेन के लिए, तो उन्होंने लाजमी तौर पे जो नेक्स्ट राइवल है इस वक्त मैं देख रहा हूँ PMLN है उनके के लिए जो नेक्स्ट चैलेंज है, और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन पे तनकीद करना है और इस तनाज़ुर में गवर्नमेंट पे भी वो तनकीद करेंगे जो उनका जमहूरी सियासी हक है। लेकिन जान साहब ये जो मोहसिन नकवी साहब की निगरान काबीना ने जिस तरह आज मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा को मुअत्तल किया है, तो क्या तैयार बैठे थे, पहले से सारी तैयारी थी, आज एक इजलास हुआ, फ़ौरन ही सिर्फ एक सर्कुलेशन समरी के जरिए उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया कि आपको कोई हैरत हुई? यानी थोड़ा टाइम और ले लेते, थोड़ा और गौर कर लेते केस के मेरिट पर, डीमेरिट पर? देखिए उस केस के मेरिट और डीमेरिट हमें सबको मालूम है, किस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है। हमने इसको यकीनी बनाना है कि हमारा कोई भी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बायस ना लगे। हमने वो सारे काम करने हैं जिससे फैसिलिटेशन इन्वायरमेंट में कोई भी सियासतदान को ये गिला ना रहे कि गवर्नमेंट एक बायस तरीके से उस सियासतदान को डील कर रही है। आपने एक इशारा किया एक और पार्टी का, देखिए उन पे कोई पाबंदी नहीं है माँ सिवाय 9 मई के संगीन वाक़यात में जो सहूलतकार हैं, जो प्लानर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है स्टेट जाएगी, भरपूर तरीके से जाएगी और ऑल आउट जाएगी। इस पर कोई अपॉलोजी नहीं है, नोबडी इज अपॉलोजेटिक अबाउट दैट। वो जिसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे एक पार्टी का कारकुन है, चाहे उसमें एक सरबराह है एक पार्टी का, अगर 9 मई के वाक़यात में उस पर एलिगेशंस है, ही हैज़ to face the consequences। लेकिन सर अब स्टेट कैसे आएगी? अब तो वो सिविल कोर्ट्स में कल के फैसले के बाद उनका ट्रायल तो अब सिविल कोर्ट्स में होगा, अब आर्मी कोर्ट्स में तो उनका ट्रायल नहीं चलना है। देखिए वो तो एक अफसोसनाक फैसला है, एहतराम है अदालतों का, कोर्ट्स के जजमेंट्स का, लेकिन अफसोसनाक इस लिए है कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के 4 माजी में ऐसे फैसले हैं जिन्होंने सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को वैलिडेट किया है। इसी तरह 9 मई के हवाले से पार्लियामेंट का डिसीजन है, उन्होंने इसको वैलिडेट किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के मैकेनिज्म को वैलिडेट किया है, जस्टिफाई किया है। तीसरी अहम बात ये उसके हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे, और वो ये है इस वक्त हज़ारों लोग हमारे इंस्टॉलेशंस में, फौजी इंस्टॉलेशंस में काम कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीच में, सीरियस ब्रीच में इन्वॉल्व हों तो उनके साथ रवैया जो है वो होगा जो एक गद्दार से किया जा सकता है, वो यकीनन हमारे नॉर्मल कोर्ट्स में ट्राई नहीं हो सकता। लिहाजा गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में रिव्यू में जाना चाहिए ताकि हम एक लार्जर बेंच के जरिए इस जजमेंट को अनटर्न करें। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि गवर्नमेंट रिव्यू में जाती है नहीं जाती। जान साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ। नज़ीर लगारी साहब, ये आज मियाँ साहब को 2 रोज़ा एक और रिलीफ मिला, पंजाब की निगरान काबीना ने उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया। इस फैसले पर कोई आपको हैरत हुई या जो एक्सपेक्टेशन थी, सबको पता था कि हाँ यही होना है? अभी मियाँ साहब इलेक्शन कैंपेन भी शुरू करेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, क्या खबर वाकई बन भी जाएँ? क्या लग रहा है आपको आगे? देखिए, अदालतें जो अपने फैसले हैं वो कहाँ से कंसीव करती हैं, उनके सामने क्या चीज़ होती है। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो रास्ता दे रहा है, फिर वो देख लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपके पास कवानीन हैं और ताज़ीरात पाकिस्तान से लेकर दीगर जो खसूसी कवानीन हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, और क्या वो ये दे रहे हैं कि ये सारे अमल को जो है वो किया जाए और जो कुछ माजी में हुआ है उसको बदल दिया जाए। तीसरी चीज़ होती है कि क्या नज़ायर ऐसे होते हैं यहाँ के कोर्ट्स के या दुनिया भर में किसी भी कोर्ट के, क्या उन नज़ायर के मुताबिक फ़ैसला होता है कि जी देखें वहाँ ऐसा हुआ था। AK बिरोही ने 1977 में ये प्रेसिडेंट दी थी, नज़ीर पेश की थी कि रोडेशिया में जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत चीज़ों को मान लिया गया था। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को फिर अप्लाई किया जस्टिस अनवारुल हक ने। ये भी एक तरीक़ेकार होता है कि आप दुनिया भर की नज़ायर को, अदालती नज़ायर को भी एक
मिसाल के तौर पर, एक कानून के तौर पर पेश करते हैं। फिर और चीज़ होती है कि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है। हमें नहीं मालूम है कि अगर किसी शख्स की कन्विक्शन हो चुकी है और वो जेल चला गया है, तो उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स हैं कि उसने जेल से बाहर जाना है या इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है, ये सवाल उस वक्त भी उठा था, अब भी शायद उठे कि जनाब वो आइन के तहत हुआ है, कानून के तहत हुआ है, स्पेशल लॉ के तहत हुआ है, प्रेसिडेंट के तहत हुआ है, तो हमें अभी तक उसका वो नहीं मिला है। ये हमने कहाँ से कंसीव कहाँ से की ये ताकत, ये जो लीगल वो है एक छड़ी, वो कैसे आई किसी के भी हाथ में, कोर्ट के हाथ में या एग्जीक्यूटिव के हाथ में कैसे आई कि उन्हें जो है वो कहा कि ठीक है चले जाए और बेल मंजूर कर लिया और 4 हफ्तों के लिए किया और 4 साल तक वहीं रहे हैं। फिर ये कि क्या लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि आप इस तरह से करें? हाँ, हो सकता है कि लॉ ऑफ नेचर बहुत मेहरबान हो और कहे कि जनाब जान का खतरा है तो उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा। तो इस तरह भी हो सकता है कि, लेकिन क्या अप्लाई किया गया इसको? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वापसी की सिलसिला है, तो वापसी के लिए क्या आप अनडू कर रहे हैं हर चीज़ को? अगर तो क्या ये किसकी परमिसेस है? यानी ये जो है सजा का सस्पेंशन, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तौर पर जाना चिकजई या जहांगीर जदून साहब बता सकेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी भी सज़ा में उसका सस्पेंशन करे या उसका खात्मा करे। ये एग्जीक्यूटिव, हाँ, प्रेसिडेंट कर सकता है अगर उसके पास अपील जाती है, वो एक केस में वो अगर सजाए मौत है तो उसके बारे में अगर उनके पास जाए अपील, तो फिर उस अपील को मंजूर करने और सजाए मौत को ख़त्म करने का इख्तियार शायद प्रेसिडेंट के पास है, वो एग्जीक्यूटिव ही शायद भेजता होगा। तो लगाई साहब, ये सजा कैसे और किस एक्ट के तहत ये कैंसिल की गई? जरा जदून साहब के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ। जदून साहब, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 401 है जिसके तहत आज मियां नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल हुई है, ये दरअसल है क्या? थोड़ी सी इसकी जरा अगर आप टेक्निकली इसको आम अल्फाज में जरा समझाएं ताकि लोगों की समझ आ सके कि ये आज हुआ क्या अचानक। देखें, ये लॉ ऐसा है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल सिस्टम को सारे को ये कंट्रोल करता है और प्रोसीजर भी बताता है। जब एक शख्स कन्विक्ट हो गया है किसी भी मतलब उस पर कैद हो गया है और एक जेल के अंदर है, अदालत में क्या है कैद है, जब जेल के अंदर जाता है तो उसके जुरिस्डिक्शन जो है वो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अदालत ने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया, उन्होंने कहा जी हम केस का फैसला है, फिर आगे अपील होती है, साल लगता है, 2 साल लगता है, लेकिन जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन और जुरिस्डिक्शन होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है। अब देखा है आपने कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, गवर्नर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सज़ा रिमिशन देते हैं रमज़ान पे या कोई ऐसा ईद मिलादुन्नबी आती है 1 महीने का 2 महीने का, तो वो इसी लॉ के तहत जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत देते हैं। प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है, उनके पास एक आईनी इख्तियार है कि वो किसी की सज़ा को जो है वो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट्स होती हैं, अच्छा, जिस जुरिस्डिक्शन में वो बंदा कैद होता है, मिसाल के तौर पे जिस तरह जेल मैनुअल के अंदर भी है कि जेल का सुपरिटेंडेंट भी कैद जो है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में माफ कर सकता है। तो इसमें 2 चीजें, एक तो है साहब ये कहना कि ये वक्ती तौर पे ये एक मुकर्ररा पीरियड तक ये सजा मुअत्तल हुई है या फिर इसको कन्विक्शन अदालत से थी और सजा एक हुकूमत खत्म कर रही है? मेरी आप पूरी बात सुनेंगे आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे सुनेंगे तो आप। जी जी जी। इस सेक्शन के अंदर देखें 2 चीजें हैं, या आप सजा सस्पेंड कर सकते हैं या रिमिट कर सकते हैं। अगर सस्पेंड का मतलब होता है कि सजा खत्म नहीं हुई है, सजा बरकरार है, लेकिन कुछ अरसे के लिए, लेट से एक बंदा जेल के अंदर है, उसको कोई करीबी रिलेटिव मर जाता है, तो उसको किस लॉ के तहत आप बाहर लेके आते हैं? वो जो डिप्टी कमिश्नर होता है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, उसको इस सेक्शन के तहत इख्तियार होता है कि वो उसकी सजा वक्ती 2-4 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए सस्पेंड करके उसको बाहर पेरोल पे ले आते हैं। और फिर वो अगर वो जो ऑर्डर होता है वो कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा जो है जेल में चला जाता है दोबारा, क्योंकि वो सजा रिमिशन और सस्पेंड दोनों अलग चीज़ें हैं। रिमिशन का मतलब है कि अगर उसकी सजा 5 साल है तो आपने उसके 6 महीने माफ़ कर दिए, वो 5 साल से 6 महीने कट कर देंगे या 3 महीने। अब इसमें यह है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ग्राउंड्स देखेगी कि आया क्या रीजंस हैं कि इसकी सजा को प्रोविंशियल गवर्नमेंट माफ़ करे, और फिर उस रीजंस को कोर्ट की ओपिनियन के लिए भी भेजती है कि कोर्ट इस पे क्या ओपिनियन देती है, क्योंकि जिस कोर्ट ने सजा दी होती है। अब इस केस में ये हुआ है कि जब इनको पहले 4 हफ्ते की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
दी थी बेल कि जी आप बीमार हैं या कुछ है, तो उसके अंदर ऑर्डर के अंदर मेंशन कर दिया था कि अगर एक्यूज मतलब ये कॉन्वेक्ट अगर फर्दर चाहे कि उसकी सजा सस्पेंड हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये अप्रोच करे, तो वो फिर जो भी डिसीजन करेगी वो हमें कन्वे कर दे। तो उसमें उस वक्त की जो सब ये भी इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिएगा, ये जो इस वक्त डिसीजन है इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सजा मुअत्तली का, ये भी चैलेंजेबल है क्या? इसको भी काउंटर किया जा सकता है किसी अदालत में? ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा इससे एग्रीव्ड है, जो एग्रीव्ड कौन होता है, देखें ना केस कौन बनाता है, वो बनाती है प्रोसिक्यूशन एजेंसीज, चाहे वो अगर पुलिस का केस है, किसी का कोई ऑफेंस है तो वो जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है वो है, अगर FIA का ऑफेंस है तो FIA, एंटी करप्शन है तो एंटी करप्शन है, अगर कोई नैब का केस है या किसी और स्पेशल लॉ के तहत कोई प्रोसिक्यूशन है तो वो जो उस कंसर्न, अब नैब का जो कानून है उसके अंदर तमाम पावर जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल चेयरमैन नैब के पास है कि वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसिक्यूशन किस तरह करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पर नैब कहती है कि ये हमें सजा जो है ये जो मुअत्तल की है ये हम नहीं इसको मानते, या वो कोर्ट को आगे दरख्वास्त आके देते हैं जी कि ये सजा गलत मुअत्तल हुई है, इसको आप नज़रसानी करें। नैब इस केस में देखो वो तो खुद ही कह रहे हैं जी हमें तो कोई इतराज़ ही नहीं है, ना सजा मुअत्तली पे इतराज़ है, वो कोर्ट के अंदर आके अपनी स्टेटमेंट लिख के दे रहे हैं राइटिंग कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब अगर इस बात पे आगे डिस्कशन हो सकती है कि पहले नैब को अगर इतराज़ था तो अब क्यों नहीं है, पहले वाली नैब ठीक थी या अब वाली नैब ठीक है, या दोनों गलत हैं, या जो केस बनाया गया था वो और इस बारे में कुछ रिमार्क्स भी जजेस ने पास किए हैं। जनुन साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। महमूद मौलवी साहब, तो ये आज की इस समाअत पर और ये पंजाब हुकूमत के इस फैसले पर हैरत हुई आपको, और क्या किसी सियासी जमात को ये काउंटर करना चाहिए? ना नैब गिरफ्तार करने को तैयार है, वो कह रहे हैं हम गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते मियाँ साहब को, पंजाब हुकूमत तैयार बैठी थी आज मियाँ साहब की सज़ा को मुअत्तल करने के लिए, तो ये एक्सपेक्टेड था आपकी नज़र में, या एज पॉलिटिकल पार्टी इससे इख्तिलाफ करेंगे आप और हो सकता है कि आप ही की जमात में से कोई निकल कर काउंटर कर दे इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं था, और मेरे लिए तो बड़ी नॉलेज की बात है कि ये जो मेरे भाई ने बताया वो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मगर मेरा सिर्फ जो है सवाल ये है कि क्या आम आदमी को भी ये रिलीफ पाकिस्तान में मिलेगा या सिर्फ एक ख़ास तबके को मिलेगा? क्योंकि आम आदमी, या तो फिर हम डिस्क्रिमिनेट कर दें ना कि जी ये लोग जो हैं ये अशरफियाँ हैं इस मुल्क में, या ये अनटचेबल हैं और बाकी अवाम टचेबल है। देखिए अगर कानून बने सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो मतलब चाहे वो अमीर हो, चाहे वो साहिब इख्तियार हो, चाहे वो एक गरीब आदमी हो, जब जाके मुल्कें तरक्की करती हैं। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेंगे जहाँ पे दो किस्म के कानून हो, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। हम भी अभी बेसिकली IPP पे इंतज़ार कर रही है कि नवाज शरीफ साहब के ये सारे केसेस ख़त्म हो जाए और वो उनकी नाअहली वाला केस भी ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही नाअहली वाला केस ख़त्म होगा हमारे जहांगीर तरीन साहब भी अप्लाई करेंगे तो भी जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर जहांगीर तरीन साहब लड़ेंगे और नवाज शरीफ लड़ेंगे, तो जैसे उन्होंने कहा वो जो है नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, हमारी पार्टी जहांगीर तरीन साहब को प्राइम मिनिस्टर देख रही है। उसकी वजह ये है कि क्लियर मेजॉरिटी तो किसी के पास नहीं होगी। देखिए ना, ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी ये सबको मिला के बनेगी। तो देखें ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी बन सकते हैं और मैं कहूँगा जहांगीर तरीन साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। उसकी वजह ये कि नाअहली जब उनकी खत्म होगी तो इनकी वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये बहुत मुमकिन है। ये तो अभी तक आप लोगों ने उस नाअहली को ख़त्म करने के लिए एक अमली तौर पर कोई ऐसा खास कदम तो उठाया नहीं। आपकी पार्टी की भी कोई एक्टिविटी ऐसी नज़र नहीं आ रही। मियाँ साहब तो अभी वापस आए, 21 तारीख को जलसा हुआ है, उस पर जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ, सबकी अपनी अपनी राय और काबिल एहतराम है वो राय, लेकिन अभी तक आप लोगों की कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नज़र आई नहीं। कोई एक जलसा आप लोगों ने किया नहीं है। जो कामयाब या नाकाम वो तो एक अलग अलहदा बात है, और आप प्राइम मिनिस्टर के दावे कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देखिए अभी छोटा जलसा अभी हमने 6 रोज पहले किया। इसी माह में हमारे 8 जलसे अलग अलग जगहों पे, मैं आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ कहाँ कहाँ है। और जलसा देखें, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब का जलसा बहुत अच्छा था। जब एक चीज़ आप बताएं ना कि अगर आपका कहना, देखिए हर पार्टी का हक है, उसकी वजह ये कि फैसला तो आवाम ने करना है। ये हम बैठ के ना टेलीविज़न पे ना जलसे फैसला करेंगे, फैसला करेंगे वोट। और अगर देखें ना, हमारे पास भी इलेक्टेबल्स है। अब आप देखें हमारे पास ज्वाइनिंग
पीटीआई के काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं और मजीद भी इंशाल्लाह ज्वाइन होना शुरू हो रहे हैं होंगे। तो फिर उसके बाद जो है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस जो है कांटे का मुकाबला होगा, क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी, तो ये क्यों मुमकिन नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए? ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो महमूद साहब, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी पीटीआई के वोट्स पर आप जहांगीर तरीन साहब को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रहे हैं? क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर आ रहे हैं, वोट तो उनका पार्टी का था, वो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्टेबल्स तो नहीं है। ये फ़ारूक हबीब या अंदलीब अब्बास, ये लोग तो पार्टी पर, अपने चेयरमैन की पॉपुलैरिटी पर वोट लेते थे, ये इनका अपना वोट बैंक तो नहीं था। देखिए, आपको पता 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के भी जो है अपने इतने वोट नहीं थे, मगर जो है अवाम ने उनको वोट दे दिए। तो ये वोट तो इंशाल्लाह देखें, ये वक्त बताएगा कि किसको कितने वोट पड़ेंगे और जो है और कौन जीतेगा। आज से हम बैठ के जो है डिसीजन ले लें कि जी नवाज शरीफ साहब बनेंगे या फलाने साहब, मतलब हर एक का हक है, कोशिश पूरी करेंगे और देखें क्लियर मेजॉरिटी तो सबको नजर आ रही है, किसी के पास नहीं होगी। तो फिर अगर मखलूत हुकूमत बनेगी तो हर आदमी ट्राई करेगा। सही, चलें, अब क्लियर मेजॉरिटी क्यों नज़र नहीं आ रही, क्यों मखलूत हुकूमत की बात की जा रही है कि हमारे मुल्क में इस वक्त कोई एक भी सियासी जमात इतनी पॉपुलर नहीं है कि वो 2/3 तो एक बड़ी मेजॉरिटी हासिल कर सके, हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल कर सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तमाम मेहमानों के सामने सवाल रखेंगे। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। महमूद मौलवी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उठाया था कि आने वाले इंतखाबात में शायद कोई एक सियासी जमात कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके और प्राइम मिनिस्टर किसी भी जमात से बन सकता है। तो क्या वाकई इस बात में हकीकत है? जान सके साहब, ये अभी जो पीडीएम गवर्नमेंट हमने देखी 16 माह की, उसमें एक मखलूत हुकूमत थी, तमाम सियासी जमातें उसमें थीं, लेकिन फिर हमने देखा जैसी हुकूमत ख़त्म हुई एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या एक बार फिर हम आगे आने वाले इलेक्शन के बाद इसी तरह की सूरत हाल बनते देखेंगे, कोई 8-10 जमातें मिलकर हुकूमत बना रही हूँ? देखिए, इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियां बयानियाँ बनाती हैं और अपने राइवल्स को आइडेंटिफाई करती है, तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि पीडीएम के गवर्नमेंट के बाद वो इत्तेहाद नहीं रहा, वो बयानियाँ नहीं रहा और हर पार्टी ने अपना जो है वो एक डायरेक्शन सेट की है इन टर्म्स ऑफ सियासी बयानिया और किसको टारगेट करना है। तो इसमें उचंबे की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन के बाद प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लैंडस्केप में, लेकिन लाजमी बात है कि पॉकेट्स होंगे, मेजर पॉकेट्स होंगे, बिलखसूस छोटे सूबों के बारे में कहा जा सकता है सेफली, लेकिन जो ग्राउंड है वो पंजाब की ग्राउंड है जहाँ पे एक ऐसे यानी कॉन्टेस्ट होगा जिसके बारे में प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसने हार्टलैंड पंजाब को पॉलिटिकली सिक्योर किया वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब उसके लिए नवाज शरीफ साहब PMLN मैनूवरिंग कर रही है और लग यूँ रहा है कि शायद वो बेटर पोजीशन में हों, क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर इमरान खान का 9 मई के वाक़यात PTI का, इससे जो पीपल्स पार्टी है पंजाब में उनके लिए अपने चैलेंजेस हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पंजाब जिसने सिक्योर किया उन्होंने पाकिस्तान का जो टॉप स्लॉट है प्राइम मिनिस्टर का वो सिक्योर किया। लेकिन जान साहब, जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत सारे सीनियर सियासतदान इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग जीत भी गई और उनकी अक्सरियत आ भी गई, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनका हुआ भी, तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे। इस पर आपकी राय, आपको लगता है कि ये इस आर्गूमेंट में वजन है कुछ सियासतदानों के? देखिए, मैं इस पर सिर्फ तजिया दे सकता हूँ कि यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने जो कोalition लीड की है 16 महीने में, उससे तो एक बात तय है कि वो एक कोalition बिल्डर है। दूसरी बात ये कि जो पंजाब का गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी शहबाज शरीफ के क्रेडिट में जाता है। और तीसरी बात ये कि वो तमाम इदारों को लेके चलने वाला एक इम्पार्शल शख्सियत के तौर पे इमर्ज हुआ है। ये 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सिर्फ शहबाज शरीफ में हैं और शायद पाकिस्तान के लिए बाकी सियासतदानों में जो है इस तरह पैकेज ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक वज़ीर की हैसियत से मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट पाकिस्तान है, मेरा फेवरेट जो है वो अमन है, पीस है, लेकिन मैं एक तबसरा के तौर पे कह रहा हूँ कि एक एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। जी लगा साहब, इस पर आपकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, चूँकि अभी भी कुछ सियासतदानों का ये स्टांस है कि शहबाज शरीफ साहब अगर नून लीग जीतती है तो वो इलेक्शन के लिए
प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या फिर उनकी पार्टी इस डिसीजन पर क्या एग्री होगी, क्या राज़ी हो सकती है? वहाँ से फिर कोई मज़ामती बयानिया दोबारा से शुरू हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि PMLN कहाँ से पंजाब में, बाकी सूबों की तरफ शायद बाद में नज़र जाएगी उनकी, पहले ये कि वो कहाँ अब कौन कौन सी सीटों को कंसंट्रेट करेंगे, कहाँ से जीतने की कोशिश करेंगे। लाहौर की जो बड़ी हद तक उनसे निस्फ से ज़्यादा उनके हाथ से निकल गया था, क्या वो वापस आता है या वो वोटर अब भी उनके ख़िलाफ़ वोट करता है या कुछ और करता है। दूसरी बात ये कि एक फैक्टर है, PMLN एक फैक्टर है, पीपल्स पार्टी दूसरा फैक्टर है और दूसरा बड़ा फैक्टर है। सराइकी बेल्ट में रहीम यार खान डिवीज़न अपना बहावलपुर डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न में और ये थल के जो इलाके हैं यहाँ पर लिया में और उसके आगे बक्कर में और मियांवाली की तरफ जो है वो नई लहर आ सकती है जो बिल्कुल दूसरी होगी, जो प्रो PMLN नहीं होगी। अच्छा। और इसी तरह से डरागा सिंह डिवीजन में भी प्रो PMLN एक ख़ानदान उनके साथ जो है वो अपने आप को समझ रहे हैं या वो उनका एजम्पशन है कि वो बहुत ताकतवर ख़ानदान है, लेकिन उसको भी देखा जा चुका है, वो हार भी गए थे इलेक्शन में। और सबका इलेक्शन अभी चंद माह पहले जो इलेक्शन हुआ था वो चोटी के लगारी चीफ जो हैं वो इलेक्शन हारे थे, और हारे बेशक एक और लगारी से थे लेकिन वो PTI के टिकट पर था। क्या वो वोट बैंक जो है उसकी मुज़ाहमत कैसे होगी? वोट बैंक जो है वो PMLN के खिलाफ वोट करेगा। अब वोट किसको करता है ये उसके अपनी वो होगी सवाबदी। दो चीज़ों का है, एक तो ये कि उनकी पार्टी शायद मैदान में इस तरह से ना हो। अच्छा। लेकिन क्या वो जो मुखालिफ पार्टी है उसके खिलाफ फैसला करने के लिए और उसको शिकस्त तक ले जाने के लिए क्या वो बाहर निकल कर अपनी एक्टिविटी करते हैं? फिर या कि वो कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के पास कौन से हैं, आज़ाद इलेक्शन के उम्मीदवार के तौर पर कौन हिस्सा ले रहे हैं, और ये जिस पार्टी को हम इग्नोर कर रहे हैं अपना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये पार्टी क्या अपना कारकर्दगी दिखाती है, ये भी बहुत अहम होगा। और फैसलाबाद के अंदर क्या सूरत हाल होती है, ये बहुत बड़ा, यहाँ भी बड़ी सीटें हैं और बहुत कुछ है। क्या ये जो टोटल निकल गया था PMLN के हाथ से, क्या टोटल इनके हाथ में वापस आएगा? बहुत मुश्किल है। इसी तरह से साहब पाकपतन, ओकाड़ा और खानेवाल से साहिवाल, क्या इन अजला में क्या फैसले होते हैं, ये बहुत अहम होगा। फिर जो मार्शल एरिया है, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, अटक, ये क्या फैसला करते हैं? ऐसा वो दूध और मलाई ना समझा जाए कि PMLN के हाथ में, इनकी झोली में जो इक़्तिदार जा रहा है, बस देखना जा रहा है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बहुत मुनक़सिम मैंडेट होगा और पूरे के पूरे पंजाब का जो है वो कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो ये दावा करे कि जनाब मैं तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। पंजाब का मैंडेट बहुत ज़्यादा मुनक़सिम होगा और चार मुझे साफ नज़र आ रहे हैं कि एक जो पिंडी डिवीज़न और उसके साथ मुल्का इलाके, मुल्तान डिवीज़न और सराइकी बेल्ट के इलाके और पंजाब सेंट्रल का वो इलाका जहाँ फैसलाबाद है वो अपना फैसला करेगा, और जो लाहौर डिवीज़न है वो अपना फैसला करेगा। लाहौर डिवीज़न का फैसला भी मुनक़सिम होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन ब्लॉक वो चला जाएगा। तो पूरे पंजाब में सूरत हाल ऐसी नहीं होगी। ये तो है पंजाब की सूरत हाल। पंजाब के आवाम क्या, लगाई साहब मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ, जरा जदून साहब से थोड़ा सा मैं 26 को अब जो समात है उससे मुतालिक जानना चाह रहा हूँ कि अब 26 को क्या फैसला जदून साहब होने जा रहा है और ये समात कितनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नैब को एक बार फिर नोटिस किया गया है, नैब तो गिरफ्तार करने को मियाँ साहब को तैयार ही नहीं है। तो ये 26 का क्या है कि ये वन डे प्रोसेस होगा, उसी दिन फैसला हो जाना है, या आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा भी डिले हो सकता है, एक आध समात और हो सकती है इस सिलसिले में? ये देखें, अब ये सारा जो केस है ये टोटल जो है वो कोर्ट ने नैब के कंधे पे डाल दिए। नैब ने कोशिश की कि कोर्ट के कंधे पे डालें, तो कोर्ट ने कहा अगर केस आप रोज़ाना कहते हैं कि हमें एक्सटेंशन पे भी नहीं है एतराज़, और अगर आप प्रोटेक्टिव बेल देते हैं फिर भी एतराज़ नहीं है, तो बेल नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप ये आर्डर करते हैं कि उनको कोर्ट के आने तक, सरेंडर करने तक कोई रेस्ट न करे, क्योंकि जो केस की इनिशिएटिंग एजेंसी है वो तो नैब ही है। नैब ने केस बनाए, वो दोनों केस जो है वो नैब के हैं। तो इसमें अगर नैब 26 को आके बताता है जी कि हमने ये फैसला किया है जी कि रेफरेंस, क्योंकि बाज़ लोग कह रहे हैं जी कन्विक्शन तो हो चुकी है, अब किस तरह, जो अपील होती है ये एक कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है। अपील के अंदर भी
एविडेंस को परखा जाता है और अपील के अंदर देखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट ने कहा। तो जदून साहब, क्या नैब अपना केस वापस भी ले सकता है, और अगर लेता है तो फिर क्या ये सिर्फ सरजनिश तक मामला रहेगा, रिमार्क्स कुछ आ जाएंगे अदालत के, कोई कार्रवाई भी हो सकती है फिर नैब के खिलाफ? देखिए, कार्रवाई तो जिस तरह कोर्ट तो नहीं कह सकती कि नैब के खिलाफ कार्रवाई करो। ये इस तरह अभी प्रोसिक्यूशन विदड्रॉ करना जो है वो प्रोसिक्यूशन का काम होता है। इस तरह प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट क्या है जो केस करना डैमेजेस का या मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का, वो अक्यूज्ड का हक होता है, कोर्ट उसमें नहीं कह सकती। तो कोर्ट ने तो बाकी काफ़ी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए हैं कि नैब का अदारा कैसे काम कर रहा है, क्या इनएफिशिएंसी है, क्या जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, किस तरह केस बनाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर वो इस नतीजे पे भी नैब पहुंची है की हदूद में मैं इंक्रोचमेंट अगर करूँ, मैं जी लगाई साहब, जहांगीर जदून साहब, मैं नज़ीर लगारी हूँ, मैं सवाल करना चाहता था। ये जब ये रेफरेंसेस बने थे और चल रहे थे तो इनको एक मॉनिटरिंग जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मॉनिटर कर रहे थे। तो जब ये अपील का प्रोसेस है, क्या वो अब भी कहीं मॉनिटर कर रहे होंगे? वो मुकर्रर किए गए थे, क्या अब भी वो कहीं मॉनिटर कर रहे होंगे और इस सारी सूरत हाल में उनका भी कोई किरदार बनेगा या क्या सूरत हाल होगी? देखिए, अगर आप उनके, तो मैं क्योंकि सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी भी वो हैं, एक बेंच के जज रह गए हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं। आपने देखा है कभी इस तरह नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अब ये पिछले हफ्ते काजी फैसा ने, दो बड़े सीनियर वकील थे ये बैरिया वाले केस में, उन्होंने कहा जी कोई ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का एक जज दूसरे के खिलाफ दे सकता है कि ये मॉनिटर करेगा? अगर वो मॉनिटरिंग सही नहीं करता या करता ही नहीं है तो क्या उस जज को दूसरा जज कंटेम्प्ट इशू कर सकता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? उन्होंने कहा ये नहीं ले सकता। तो हमारे यहाँ तो ऐसे अदालती नज़ीर मिलती है या तारीख मिलती है कि जिसके बंदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं अदालतों वाले, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस हो, चाहे मतलब जो गुजरे हैं साकिब निसार हो, या इन्होंने मिल के जो ये काम किया है। तो ये तो बंदा एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ का, मतलब लॉ का तालिब इल्म होने के नाते बंदा सोचता है कि ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम किस तरह चल रहा है, और फिर आखिर में आके इस सारे निज़ाम का मकसद होता है कि एक बंदे को थोड़े अरसे के लिए 2, 4 साल 5 के लिए बाहर करें। आपके सामने है कि एक्स जो भी है जिसके केस चले प्राइम मिनिस्टर को, इसको हाई चेकिंग त्यारा केस में सजा, उम्र सजा की कैद हुई, बल्कि मुशर्रफ ने कहा था इनको सजाए मौत दे दो, और वो जाफरी जो साहब थे जज आपके सिंध से ही थे, उन्होंने बाद में कहा कि मैंने रेजिस्ट किया। सजा जी रहमत साहब, उन्होंने बड़ा एहसान किया नवाज शरीफ पे। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये आर्डर दिया था कि आप सजाए मौत थे, इस तरह जुल्फकार अली भुट्टो को दी। और सही नहीं, वो तो ठीक है। मेरी बस गुजारिश ये थी कि चूंकि मॉनिटरिंग जज चीफ जस्टिस इन वेटिंग हैं, और क्या वो अपनी उस हैसियत को बहाल कर सकते हैं या वो इस हैसियत में दोबारा सामने आ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? गालिबन जहांगीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, वापस लाइन पे आते हैं। जहांगीर साहब तो ये सवाल लगाई साहब आप उनके सामने ज़रूर रखिएगा। महमूद मौलवी साहब, इसी दौरान ज़रा आपकी तरफ ये आते हैं कि आप ये मियां नवाज़ शरीफ साहब का केस चूँकि बहुत हद तक मिलता है जहांगीर तरीन साहब के केस से, तो इस वक्त बड़ी गौर से आप लोग इस पूरे केस की कार्रवाई देख रहे हैं। जब फैसला आ जाएगा उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब की सज़ा की उसको मुअत्तल करने के लिए आप लोग जाएंगे, उससे पहले अभी आप कोई जाने का इरादा अगले 2-4 रोज़ में नहीं रखते हैं? नहीं, देखिए हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई क्या होगा, और जैसे ये होगा तो वो ऑटोमेटिकली देखें ये वो उनका अभी जो केस ड्रॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब इनकी मुअत्तली हो जाएगी कि भाई जो है ड्रॉप आउट हो गया केस, तो फिर उनकी भी हो जाएगी। और उसके बाद देखें, अभी मेरे भाई ने वो अभी कह रहे थे कि सभी यही कहेंगे आपको कि क्लियर मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, और जो है PMLN बिल्कुल इलेक्शन में आई है, करेंगे, और जो उनके अगेंस्ट के वोट है उसकी वजह देखें PTI के कैंडिडेट्स इस वक्त जो है होंगे वो देखें, कुछ तो जो है वो जो है IPP में है, कुछ रेल में है और कुछ जेल में है। तो अब रेल और जेल्स में हो तो फिर उनको देखें इलेक्शन जो है इतना आसान नहीं होगा। तो वो जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं तो वोट डालेगा ना, और जब वो वोट डालेगा तो ये 17 महीने की जो है PMLN की कारकर्दगी को जो देखा, जो कि पीपल्स पार्टी भी आज सारा ब्लेम डाल रही है PMLN के ऊपर, तो वो भी काफ़ी असरअंदाज होगा। आप ये ना भूलें कि ये 17 माह की कारकर्दगी जो है असरअंदाज नहीं होगी, ये बिल्कुल असरअंदाज होगी, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी और JUIF सब लोग ये कह रहे हैं कि जी वो तो PMLN चला रहे थे, हम तो जो है हम गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे।
तो इसका भी जो है मेरा कहना यह है कि जिम्मेवारी किसी ना किसी को तो लेनी है, और ये सही जो है बैकफायर तो मारेगा। ठीक है, तो लगाई साहब, जदून साहब साथ आ गए, मुझे आप अपना सवाल कर रहे थे, कर लीजिएगा, फिर मैं जरा जान अचकज़ई साहब की तरफ जाता हूँ। मैं इतना ही अर्ज कर रहा था जदून साहब से, मेरा एक तालिब इल्म के तौर पर कानून के बारे में जानना चाहता था मैं। एक बड़े हमारे आइनी माहिर हैं, बड़े कानूनदान हैं जहांगीर जदून साहब, उनका बड़ा एहतराम है। बस ये है कि मॉनिटरिंग जज के अगर प्रेसिडेंट नहीं भी हो तब भी ये हो गया था, और मॉनिटरिंग जज के तौर पर उन्होंने सुपरवाइज़ किया था, मॉनिटर किया था, और अप टू कन्विक्शन ये सारा सिलसिला चलता रहा था, और उसके बाद भी ये सारा सिलसिला मौजूद रहा। अब चूँकि वो चीफ जस्टिस इन वेटिंग हैं, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा इस मामले में आए कि जनाब ये तो हो चुका था, इस केस के बारे में उन्हें मुकर्रर किया जा चुका था, वो अपना एक रोल उनका बनता है और वो रोल अदा करना चाहते हैं, तो उसमें क्या कौन आएगा उनको मना करने के लिए कि आपका किरदार ख़त्म हो गया है? नहीं, देखें, जब वो मॉनिटरिंग, अभी तो मैंने आपको रहल में वो बीच में से कनेक्शन ऑफ हो गया था, ये पिछले हफ्ते काजी फैसल साहब ने कहा था कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो कौन से कानून के तहत जो है मॉनिटरिंग में जज बन सकता है। तो किसी के पास कोई इस सवाल का जवाब नहीं था, और सब ने कहा जी कि नहीं बन सकता। उन्होंने कहा जी एक सुप्रीम कोर्ट का जज दूसरे को ऑर्डर किस तरह दे सकता है, किस कानून के तहत कि आप मॉनिटरिंग जज हैं? अगर वो मॉनिटरिंग सही नहीं करता तो फिर क्या उसको वो कंटेम्प्ट इशू करेगा, या कहता है जी मॉनिटरिंग को उसने, जिस तरह इस केस में जज अरशद मलिक ने कहा जी मुझ पर प्रेशर था, वो मुझे कहा गया सज़ा लाजमी देनी है और इतनी सज़ा देनी है, लेकिन मैंने एक केस में बरी कर दिया और दूसरे में उसने 7 साल सज़ा दे दी। तो हमारी तो जुडिशल हिस्ट्री जो है आपको पता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हो गई तो बाद में उन्होंने कहा जी हमसे तो प्रेशराइज हमें किया गया था, तो हमने इसलिए सज़ा दे दी। तो वो उसको एक अदालती कत्ल ही आज तक कहते हैं। तो ना वो केस आज तक किसी ने रेफर किया है, ना उसी को मिसाल मिलती है। तो इस तरह के केस जो है दबाव के जरिए आते हैं। तो अब उनका तो कोई जुडिशल हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट का भी सोच नहीं सकता कि इनको हवाले के तौर पे भी पेश किया जाएगा। तो मॉनिटरिंग जज का वो हाई कोर्ट पे होता है MIT को मेंबर इंस्पेक्शन टीम, तो वो किसी जज की इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि इनकी कोर्ट के अंदर जो केसेस आ रहे हैं किस तरह आ रहे हैं, लेकिन इस तरह एक स्पेसिफिक केस के लिए मॉनिटरिंग करना, उसकी प्रोग्रेस लेना, तो ये तो केस में अपील उनके पास जाती है, इंटरफेरेंस होती है, तो मतलब फेयर ट्रायल का राइट ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलें जदून साहब, पॉइंट आपका आ गया। अब जान अचकज़ई साहब, ये जो गैर कानूनी मुकीम अफराद का मामला है, अब उनको जो डेडलाइन दी गई सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त रह गया है। ऑफिशियली क्या फिगर्स आपके पास हैं, कितने लोग अब तक जा चुके हैं, कितने अभी भी मौजूद हैं, और 31 तक जो नहीं जाएंगे फिर उनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर ज़रा अगर आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, अभी तक तो जो फिगर्स हैं, जो चमन के रास्ते हैं, तकरीबन 15,000 लोग आज का जो डेटा है वो क्रॉस कर चुके हैं वॉलंटियरली। हमने डेडलाइन दी है जो तकरीबन 5-6 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद जो है वो एक एलाबोरेट प्लान तैयार हैं जिसमें हम इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे नादरा की और दूसरी इदारों की टीमें हैं जो वहाँ से इन लोगों को मुल्क के जहाँ पे हैं उन हिस्सों से शिफ्ट किया जाएगा। असेंबली कलेक्शन सेंटर्स बनेंगे, उन सेंटर्स में उन्हें रखा जाएगा, उनकी बायोमेट्रिक्स होगी, और उसके बाद जो एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ तक उनको ड्रॉप ऑफ किया जाएगा लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की मौजूदगी में। दूसरी बात ये कि जो हमारे लोकल लेवल पे लॉ इन्फोर्समेंट है, क्राइम्स ब्रांच, वो डबल चेक कर रहे हैं कि कौन कहाँ पे है और वो कहीं ऑब्जर्व तो नहीं हो रहा आबादी में। उनकी विजिबिलिटी जो है वो बहुत क्लियर हो गई है। रिसेंट अभी जो ये फ्लैग मीटिंग हुई है बॉर्डर पे, उसकी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या कुछ तय पाया है? देखिए, पहली बात ये कि हमारा एक सावरन राइट है कि हम इस मुल्क में गैर कानूनी रहने वाले इमिग्रेंट्स को बाहर भेजें, अपने मुल्कों में भेजें, जिसमें अफ़गान गैर कानूनी इमिग्रेंट्स भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद जो बॉर्डर पे हमारी जो ऑफिशल्स हैं, उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें कोशिश ये की गई है कि इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से एक म्यूचुअल कंसल्टेशन और फैसिलिटेशन के ज़रिए इन लोगों को वहाँ पे भेजा जाए ताकि उनको कोई पानी मिले, उनको कोई वहाँ पे शेल्टर मिले। जान साहब, आखिर में बता दीजिएगा, लोग एग्रीड हैं, अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं, या फिर ये फोर्स्ड कार्रवाई ये करनी पड़ेगी फर्स्ट के बाद? इस वक्त एक ओवरऑल इस वक्त परसेप्शन क्या है, अगर ब्रीफली बता सकते? देखिए, परसेप्शन यही है कि ये लास्ट डेडलाइन है और इन्हें जाना पड़ेगा। अगर ये वॉलंटियरली नहीं जाएंगे, फॉरेन एक्ट के मुताबिक हम उनको गिरफ्तार करके बॉर्डर पास कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जान अचकज़ई साहब, नज़ीर लगाई साहब, महमूद मौलवी साहब, जहांगीर जदून साहब मौजूद थे। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।